मैं ज़ियाउल हक हूँ और इलाहाबाद में पैदा हुआ और इलाहाबाद के ही मिट्टी में पला हूँ। हमने जब होश संभाला या आँख खोली या हम इस काबिल हुए कि कुछ चीज़ों को समझ सकें, तो हमें इतना ही लगा कि भाई एक शहर है, हम गली शहर के एक हिस्से में हैं, गली में रहते हैं। गली के बाहर निकल के जब जाते हैं तो चहल पहल और चौक का और नक्खास कोना जो कहलाता है वो इलाका है। पुराना नाम है और उस नाम का अगर मतलब निकाला जाए तो ये कि ये एक पुराना बाज़ार, आटे दाल की मंडी कहा जाए या और इस तरह की रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं। उसी के साथ एक सेवई की मंडी है, उसी के साथ हलवाइयों की दुकान है। तो इस तरह का पुराना ख्याल है शहर के पुराना हिस्सा काफ़ी गुंजान आबादी वाला है। और वहीं पर हमने आँख खोली और हम एक छोटे से मोहल्ले में जिसका नाम दोंदीपुर है, जो इलाहाबाद के रेलवे स्टेशन का जो शहर की तरफ जो हिस्सा है उससे मिला हुआ है, वहाँ पर वो हमारा मोहल्ला है। वहाँ पर हमारा ख़ानदान, हमारे पूर्वज आबा व अजदाद वहीं बसे हुए थे। वालिद साहब हमारे जब हमने आँख खोली तो वो वकालत के मैदान में थे। ज़िला कचहरी में उनकी सिविल साइड में दीवानी में उनकी प्रैक्टिस थी। बहुत मसरूफ़ रहते थे। इसका मतलब ये था कि उनकी प्रैक्टिस अच्छी खासी थी। तो इस बड़े घर में हम पैदा हुए लेट 20s में, यानी 1927-28 समझिए कि जब हमें घर पर हमारी पढ़ाई ट्यूशन प्राइवेट ट्यूटर रखे गए वो करते थे। तो और जो हमने पढ़ा हो वो शायद हमको याद नहीं कि घर ही में कोई पढ़ाता होगा। थोड़ी उर्दू और या कुरान शरीफ ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती थी तो वो हमने पढ़ी थी। कुरान शरीफ का भी हमने पूरा पढ़ाया गया था हमको। तो वैसे घर का माहौल ये तो नहीं कह सकते कि मज़हबी नहीं था, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा मज़हबी भी नहीं था। यही था कि भाई लोग, हमारे वालिद सुबह की नमाज़ पढ़ते थे और उसके साथ अपना कुछ कुरान शरीफ पढ़ते थे। वो सब चीज़ें हमारे कान में पड़ती थी। हमारा 1930 में 5th क्लास में गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला हुआ था। यानी उसमें हमको 5वें दर्जे में हम भर्ती हुए थे। तो वो स्कूली तालीम जो थी वो 5वें दर्जे से हुई, इससे पहले बाकी जो था वो पहले थी। और उस वक्त से फिर और बहुत से हमारे दोस्त वो पैदा हुए जो स्कूल के, कुछ ऐसे दोस्त थे जो जिनके साथ उस ज़माने में स्कूल का, अच्छा वहाँ से कुछ उसका फासला काफ़ी था तो हम लोग इक्के पे जाया करते थे स्कूल में। तो एक इक्का होता था, वो बख्शी बाज़ार में 2 फैमिलीज थी। एक और वकील साहब थे, उनके बेटे, और एक और किसी ऑफिस में थे उनके 2-3 बेटे। तो हम 3 बच्चे उस पर बैठ कर के इक्के पे आते थे। चौथे हम यहाँ से अपने गली के सामने पे आके बैठ जाते थे और फिर हम लोग उसी से स्कूल पहुँचा दिए जाते थे। वहाँ हम दिन भर रहते थे और शाम को फिर वैसे ही वापस आ जाते थे। हमारी नानी जो थी वो उनको बहुत किस्से, वो कुछ उनका एक मजहबी रुझान भी ऐसा था कि जैसे एक कुछ ऐसे त्यौहार होते हैं जिनमें किस्सा सुनाया जाता है।
वो बच्चों को बिठा करके किस्सा सुनाती हैं और उसके बाद वो उसके मिठाई बंटती है और सब बच्चे। तो वो इस तरह की एक दिलचस्प कहानियाँ। अब उनका एक चंदन लकड़हारे की किस कहानी थी जो वो सुनाया करती थी, क्या कि जिसमें अच्छा नेक काम करने से उसका सिला अच्छा होता है वगैरह वगैरह। इसमें देखिए ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें, अब जैसे शेर शायरी हमारे यहाँ हम इकबाल, अल्लामा इकबाल बहुत पॉपुलर शायर उस ज़माने में। उनका उनका कलाम घरों में बहुत आमतौर से पढ़ा भी जाता था, बच्चों को भी याद कराया जाता था। उर्दू ज़बान में जो शेर शायरी थी और या जो अफसाने या किताबें कहानियाँ लिखती थी, जिसमें प्रेमचंद वो बहुत था, पॉपुलर था। और इकबाल जैसे मैंने बताया, तो इकबाल की शायरी उस वक्त ये हिंदुस्तान ये तराना, जो कौमी तराना है, ये सब चीज़ें, और इसी तरह से प्रेमचंद की कहानियाँ, ये सब चीज़ें थीं। उस वक्त कोई सोशलिज्म कम्युनिज्म वगैरह का जिक्र नहीं था। उस वक्त जो कुछ था वो यही था कि भाई मुल्क की जो गैर मुल्की कब्ज़ा है उसके ख़िलाफ़ जो जद्दोजहद चल रही है। यानी अब मुझे तो याद नहीं कि कहानी की शक्ल में और किसमें, लेकिन ये कि लोग उस वक्त भी 1857 की सुनगुन रहती थी। फिर उसके बाद जो हमारे पैदाइश के ज़माने में जो जलियांवाला बाग वगैरह हुआ या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई, उसके बाद आज़ादी की जो जद्दोजहद हिंदुस्तान में वो हुई, और उसमें जो शिरकत हिंदू मुस्लिम सब कम्युनिटीज़ की और उनके जो लीडिंग लोग होते थे उनकी थी, ये सब सामने आता था। तो इसमें ये बात थी कि भाई एक मुल्क आज़ाद होना चाहिए, मुल्क की जो बदहाली है, गुर्बत है या और लोगों की और गरीब हैं, ये सब चीज़ें ये ख़त्म होनी चाहिए। तो मैं यही कह सकता हूँ कि देखिए स्कूल में दाखिल होने से के वक्त तक और उससे पहले तक इससे ज़्यादा हमारी कॉन्शियसनेस कुछ नहीं थी। स्कूल में पहुँचने के बाद फिर वहाँ से एक माहौल बनता है, वो फिर 30-31 का ज़माना आ जाता है। फिर उसी में ये चंद्रशेखर आज़ाद का वाक़या होता है जो हमारे स्कूल से बहुत करीब कंपनी बाग पड़ता है। तो वहाँ पे जब होता है, तो जब ये चीज़ें मालूम होती हैं तो लड़के भीड़ बना करके वहाँ जाते हैं। तो और फिर उसी ज़माने में ये फिर सिविल नाफरमानी और ये सिविल डिसोबीडियंस वगैरह की तहरीक शुरू होती है, कॉलेज के गेट पे पिकेटिंग वगैरह होती है। तब वहाँ से ये कॉन्शियसनेस पैदा होती है। हमने जब मीडिएट 1938 में पास किया, तो 38 से और उस वक्त से 35, 36, 37, 38 ये पीरियड ऐसा है जिसमें बहुत पॉलिटिक्स आ गई थी सामने। कॉलेज के गेट पे पिकेटिंग होती है, पिकेटिंग में समहाउ हम भी शरीक हो जाते हैं। फिर उसमें बच्चों को उनके पेरेंट्स के पास वार्निंग लेटर्स भेजे जाते हैं। वो हमारे पेरेंट्स के पास भी आए कि साहब आप बच्चों को रोकिए, अपने बच्चों को रोकिए, वो उसमें बहक रहा है वगैरह वगैरह। इस हद तक गया। इसके अलावा और कोई बड़ा एक्शन ना हमने किया, ना हमारे खिलाफ कोई लिया गया। ये 31-32 के बाद, उसके बाद का जो डेवलपमेंट है वो मुझे बिल्कुल याद नहीं
कि कोई ऐसा कोई कोई ऐसा बड़ा वाक़या हो। जो कुछ होता है फिर मुझे वो आता है 1936-37। 36 में हाई स्कूल का इम्तहान पास करने के बाद फिर इंटर में आए। इंटर में ज़्यादा स्कूल में पॉलिटिक्स आ जाती। उस वक्त जो माहौल बनता है वो एक प्रो ब्रिटिश और एंटी ब्रिटिश इस तरह का डिवीज़न होता है। जो बड़े घरानों के अच्छे बहुत बड़े लोग होते थे वो बड़ी बड़ी गाड़ियों वगैरह में आते थे, तो उनके लोग ये समझे जाते थे भाई ये इनके अंग्रेज़ों के साथ हैं। तो अब उनको किसी को हम लोगों में बच्चों में कोई इस तरह का डिवीज़न हुआ हो ये हमें नहीं याद है। लेकिन ये ज़रूर है कि भी बाहर जो माहौल बनता था उसमें टोडी बच्चा हाय हाय वगैरह इस तरह के नारे लगते थे, तो ये बाहर माहौल था। टीचर्स जो थे वो जो 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 जिनके पास सब्जेक्ट्स यानी लिटरेचर या हिस्ट्री या और भी चीज़ें पढ़ाने वाले, वो किसी न किसी तरह से ज़रूर आपको पेट्रियाटिक रुझान आपके अंदर पैदा करते थे। तो ये माहौल पैदा हो गया। और जवाहरलाल नेहरू की राइटिंग्स, उसमें मैं शायद आपको बताया पहले कि उसी ज़माने में फिर हमने ये उनकी बहुत मोटी वो ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री उसको पढ़ करके वो हमने पढ़ी और हमको ये याद है कि और हमने कोई हाँ उनकी ऑटोबायोग्राफी भी पढ़ी, लेकिन और कोई उनकी किताब पूरी नहीं पढ़ी, लेकिन वो मोटी वाली किताब पढ़ी। और उससे ज़रूर हमारा एक ये हमारा कॉन्शियसनेस के इंटरनेशनलिज्म, दुनिया एक है, लोगों की लड़ाई एक है, उसमें समाजवाद की लड़ाई चल रही है, एक जगह रेवोल्यूशन हो चुका है रूस में, ये वो चीन है वो लड़ रहा है और दूसरे कंट्री में, ये सब चीज़ें हम लोगों को आ चुकी नहीं। किसी न किसी ऐसे मीटिंगें कांग्रेस वर्किंग कमेटी की या ऐसी मीटिंगें इलाहाबाद में बहुत होने लगी। अब तो इलाहाबाद इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उस वक्त उसकी बड़ी पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस नहीं। पहले तो यही था कि भाई फर्स्ट कैपिटल वार्धा है और सेकंड कैपिटल इलाहाबाद है। हॉल एंड हॉल की इम्पोर्टेंस हम लोगों को तो उस वक्त पता नहीं था, लेकिन बाद में ये हम लोगों की समझ में आया कि हॉल एंड हॉल क्यों सेंटर बना, क्योंकि हॉल एंड हॉल से ही पीसी जोशी पकड़े गए थे। पीसी जोशी हॉल एंड हॉल में रहते थे और वहीं वो वहाँ से पकड़ करके मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में वो उनको ले गया। इलाहाबाद शहर में या इलाहाबाद ज़िले में ऑलरेडी कम्युनिस्ट पार्टी एग्जिस्ट करने लगी, एक्टिविटीज़ हो रही थी, तो उसका यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली कोई संबंध नहीं था। लेकिन वो हम लोगों को, चूँकि हम फिर एसएफ में आ गए थे, स्टूडेंट फेडरेशन, उससे जुड़ाव, तो जो लोग के यहाँ अब जैसे रेलवे कुलीज की एक यूनियन बनी। अब कुली यूनियन जो थी वो कुलियों की मांगों के लिए तो लड़ती ही थी, लेकिन साथ ही साथ भाई उसका परिचय जो हमारे कम्युनिस्ट लीडर्स हो गए, ज़ैद अहमद वगैरह, इन सब से हो गया, तो अब इनको वो नेता मानने लगे। तो कम्युनिज़्म का मैं यही बताना चाहता हूँ, ये जो आप
मैं समझ गया आप जो चाहते हैं कि भाई कम्युनिस्ट कहाँ से क्यों हुए, कहाँ से हुए और क्यों कम्युनिस्ट हुए, ये सब चीज़ें, ये मैं इसको साफ करने के लिए यही बताना चाहता हूँ कि देखिए, एक तो ये बात बहुत लिटरेचर के ज़रिए से भी आई। जो लिटरेचर यानी अदब, साहित्य, वो जो जो प्रेमचंद साहित्य या इकबाल की शायरी या और जोश मलियावादी की शायरी या मजाज की शायरी, ये सब चीज़ें आ गई थी। ये लोग जीवित रूप में मौजूद थे। मजाज यहाँ आते थे और लोग इस तरह के आते थे, और ये यहाँ राजापुर में अपने प्रोफेसर एजाज हुसैन थे, हेड ऑफ द उर्दू डिपार्टमेंट, उनके यहाँ ज़्यादातर ठहरते थे। कुछ बैठकें वहाँ होती थी, कुछ यूनिवर्सिटी में कहीं बाद कहीं मुशायरा हो रही कहीं, तो इस सब से भी इन मुशायरों वगैरह का भी बड़ा रोल रहा उस ज़माने में। तो ये सब चीज़ें अब पैदा हो चुकी हैं। अब इसमें एग्जैक्टली ये बताना कि भाई फला वाक़या फला मौके के ऊपर, वो पॉसिबल नहीं है। कहने का लुब लुभाव अगर निकाला जाए कि ये बदलाव आप अगर लें तो सन 36 के आखिर से लेकर के 40-41 का ये पीरियड है, बिल्कुल इसमें वो हो जाता। और यहाँ लोकल कम्युनिस्ट मूवमेंट, लोकली जो कम्युनिस्ट ग्रुप है, वो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये AICC सेंटर में जो ये 3-4 बहुत बड़ी हस्तियाँ जो नेशनल लेवल की, ज़ैद अहमद, KM अशरफ, सज्जाद ज़हीर, ये लोग नेशनल जो सेंट्रल कमेटी के मेंबर थे, ये सब सेंट्रल कमेटी के मेंबर है। तो ये लोग थे यहाँ पे, और इन लोगों की मौजूदगी और उनसे बहुत इंस्पिरेशन भी मिला और गाइडेंस भी मिली। और फिर अंडरग्राउंड पार्टी तो इलीगल थी, पार्टी का एक अंडरग्राउंड सेंटर जो नॉर्थ इंडिया का सेंटर था, या कम से कम यूपी का तो था ही, लेकिन नॉर्थ इंडिया का भी था, तो वो इलाहाबाद में अंडरग्राउंड था। वो मैं तो वहीं से जुड़ जाता हूँ, मेरा जुड़ाव वहाँ हो जाता है कि सन 40 में जब मैं BA का इम्तहान जिस दिन ख़त्म होता है, उस दिन मुझे पकड़ लिया जाता है। यानी पार्टी का जो अंडरग्राउंड ढांचा है, उसने स्पॉट कर रखा है कि भाई एक लड़का है जो पुलिस की नज़रों में अभी नहीं है, जो पब्लिक स्फीयर में वो नहीं जाना जाता है, वो एक गुमसुम सीधा साधा शेरवानी पहनने वाला, टोपी लगाने वाला, इस तरह से उन्होंने मुझको स्पॉट कर लिया। और उसी में यानी इम्तिहान ख़त्म हुआ BA का, और मुझे ले जा कर के OP संगल साहब थे, जानते होंगे आप, नाम सुना होगा, हाँ बहुत। OP संगल और रमेश सिन्हा, ये दो हस्तियाँ यूपी में और इलाहाबाद में और यूपी में उस वक्त बहुत शाइन करते। पहला पीरियड होल टाइमरी का, वो CPI एक ज़िले में आप एक पार्टी ऑफिस में रह रहे हैं और 15 रुपये आपकी पगार है, और उस पर आप काम चलाते हैं। कहने को खैर 15 ही है, लेकिन ये कि क्योंकि आपका घर यहाँ पे है, वहाँ से भी आप सप्लीमेंट कर लेते हैं अपने, और रिश्तेदार या दोस्त ये सब है, तो उनकी भी मदद रहती है, तो पता नहीं चलता कि भाई आप 15 ही रुपये में रह रहे हैं या आपके टोटल खर्चा 150-200 रुपया है, लेकिन इससे ज़्यादा तो होता नहीं। लेकिन अब दिल्ली जाने के बाद आप पार्टी हेडक्वार्टर में जब रहते हैं, तो वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती। फिर आपको पैसे, आपका रहन सहन भी दूसरे तरह का हो जाता है आप होल टाइमर, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट होल टाइमर से अलग एक चीज़ है। तो फिर वहाँ पर मैं पर्सनली न्यू एज अखबार का एक्रेडिटेड करेस्पॉन्डेंट हो गया, तो अब उससे मुझे बहुत सी फैसिलिटीज़ मिल गई। तो अब मुझे हर जगह से बुलावा भी मिल जाएगा, यहाँ तक कि पंडित नेहरू एज प्राइम मिनिस्टर,
उनकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अटेंड कर सकता था और किया मैंने। और इसी तरह से बहुत से जो ऑल इंडिया जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो फंक्शंस होते थे उसमें जाने का, उनमें बुलाए जाने का, ये सब कि गुवाहाटी में वो ऑयल पाइपलाइन बन रही है वहाँ चलिए, इस तरह के और या उसका अरे स्टील प्लांट मध्य प्रदेश वाला, वहाँ पे इस तरह के टूर्स का, फिर फॉरेन टूर्स का बहुत मौका मिला। और तो इस तरह से एक स्टेटस बिल्कुल बदल जाता है और फिर चीज़ों पे को देखने का तरीक़ा बदल जाता है। फिर यू आर एट द हेड क्वार्टर्स, तो आपको पार्टी लीडरों से संबंध हो जाता है। अब उनके नीचे उनके साथ आप काम कर रहे हैं तो वो एक अलग चीज़ हो जाती। क्या हो गया? आदाब भाई, क्या हुआ? आपका नंबर मैं लगा रहा था अपने नंबर से तो लगा नहीं। हाँ कुछ गड़बड़ हो गया होगा, नंबर तो वही है। हाँ, अच्छा ऐसा है कि ये जो आपसे बात हुई थी ना कि ये संजय जोशी साहब आए हुए हैं, ये कुछ रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं पार्टी ऑफिस में बैठ कर के, हम लोगों से कुछ बातचीत करना चाहते हैं, कुछ वहाँ के सराउंडिंग का भी फिल्म करना चाहते हैं। तो बहुत बड़ा पीछे से संभाले रहिएगा। जी जी संभालें। बस गिरे नहीं। हमने ये ऑफिस अप्रैल सन 41 में लिया। इससे पहले एक छोटी सी जगह पर थे, उसके बाद से 41 अप्रैल से बराबर ये जॉनसनगंज का ऑफिस कपूर साइकिल की दुकान से ऊपर, ये मशहूर है, सब लोग जानते हैं, और तब से ये है और रहा है। और अब इसने बहुत से दौर देखे। ये पहले 2 कमरे थे, बीच में दीवार थी, और उधर किनारा वाला कमरा जो था वो रेजिडेंस, तो हम उसमें रहते थे। हम रहे उसमें 10 साल के करीब, और उसमें कुछ बहुत ब्राइट प्रोमिनेंट हिस्टोरिक लोग आगे बहुत साल रहे। तो 42 से लेकर के 52 तक यही हमारा घर था। हमारे पार्टी में हर्षदेव मालवीय आए। हर्षदेव मालवीय, इनके पिता एक्चुअली वो यहाँ की हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट थे। अब उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन वो उस वक्त के कम्युनिस्ट पार्टी के स्टेट लेवल के लीडर थे। तो हम आपको 40 से पहले 35 से और 40 के बीच में जो अंडरग्राउंड पार्टी काम कर रही थी, उसमें जो लोग थे उनका आपको थोड़ा बता रहे हैं कि उसमें कुछ लोग तो ऐसे थे जो बाहर से आए थे, जो AICC ऑफिस में और ऑल इंडिया कांग्रेस और सिटी कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी बने, सज्जाद ज़हीर। तो ये लोग जो जवाहरलाल, यह कहना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू के अपने पिकअप किए हुए यूथ, लेफ्टिस्ट यूथ वो थे, और जो इलाहाबाद की अपनी पौध थी, इलाहाबाद के अपने जो कांग्रेस के अंदर लड़ाकू जंगजू किस्म के लोग, और जो देहातों में किसानों में जो काम करते हैं, किसान कहिए या देहात की कांग्रेस यूनिट थी, उस किस्म के लोग थे। तो इस तरह के लोगों का अब उनके कुछ के नाम मुझे याद है, मैं आपको बता सकता हूँ। एक द्वारका नाथ पांडे थे, एक बाबूलाल श्रीवास्तव थे। ये सब लोग ये प्री 37 के ज़माने के लोग हैं। और ये
ये सब मिल करके इन्होंने 37-38 में पार्टी को एक जब कांग्रेस के स्टेट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट पंच जी की बन गई, उस वक्त जब इन लोगों ने काम किया तो ये लोग यहाँ पे ट्रेड यूनियंस का काम करने लगे। ट्रेड यूनियनें इलाहाबाद में काफ़ी बन गई, प्रेस वर्कर्स यूनियन, बिजली की यूनियन, ये वो, गवर्नमेंट प्रेस की एक अलग यूनियन बन गई थी, इस तरह की। और तो ये बैंक वालों का तो मुझे मालूम नहीं, यूनियन रही होगी, लेकिन पार्टी का डायरेक्टली क्या। लेकिन एक कुली, रेलवे कुली यूनियन बहुत ही प्रोमिनेंट इसलिए थी कि वो स्टेशन से ही लोगों को अंदाज़ा हो जाता था कि यहाँ कुछ रेड सेंटर है। तो वैसे पार्टी का स्टेट हेडक्वार्टर तो लखनऊ था, और लखनऊ में हम लोग बहुत उस ज़माने में हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत लाइवली जिंदा ऑर्गेनाइजेशन था कि स्टेट की 2-3 महीने में स्टेट का में मीटिंग सेंटर पे होती थी, और उसमें सारे डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरीज और लीडिंग लोग बुलाए जाते थे, और सेंट्रल लीडरशिप का के तरफ से और लोग भी, लेकिन ख़ास तौर से एक कॉमरेड S.G. सरदेसाई थे, जो खुद बहुत ही कहा जाए कि विद्वान भी थे और ट्रेड यूनियन भी थे। और उनकी एक क्वालिफिकेशन ये थी कि वो सर तेज बहादुर सप्रू के सेक्रेटरी भी रह चुके थे पहले उससे, तो वो बहुत ही क्वालिफाइड है। तो वो यूपी के इंचार्ज थे, तो हम लोग बराबर वहाँ जाते थे। और इलाहाबाद में ऐसा था कि ज़ैद-ए अहमद साहब और उनकी वाइफ जो हाजरा बेगम, ये मोरलेस इलाहाबाद में वैसे थे तो ये स्टेट के और सेंट्रल कमेटी के भी मेंबर थे, लेकिन ये इलाहाबाद में काफ़ी रहते थे। नसीम भाई, जैसे एक मिनट आइए। हाँ, अब ये देखिए, ये R.D. भारद्वाज है, ये कॉमरेड सीताराम सिंह, इनको मैंने बताया कि मामूली गैंगमैन रेलवे वर्कर थे, लेकिन बहुत ही अच्छे वर्कर थे, और बहुत दिनों तक हम लोगों के साथ रहा। और इनसे जो कहा जाए कि जो अपने देसी विजडम जो मिल सकती थी वो मिली। ये कामेश्वर अग्रवाल की तस्वीर है, हालांकि बहुत ज़्यादा इनका पूरा मैं आपको बताऊं कि ही वॉज टीबी पेशेंट, और वो उसी हालत में देवली में रखे गए, देवली से छूट के आए तो भी वो अस्पताल में थे, और वहाँ से पकड़ के उनको जेल में डाला, वो फ़ौरन मर गए वो। तो इतनी लापरवाही, या क्या कहा जाए, हम तो ये कहते हैं कि भाई हार्टलेसनेस, यानी इन लोगों को। और वो AICC के मेंबर भी थे, वो पुराने कांग्रेसी बहुत ज़माने के थे, लाजपत राय वगैरह के ज़माने, और वो पॉलिट ब्यूरो के मेंबर थे CPI के।
हालात मुश्किल है, बहुत सामान है। अब बंद अलमारियों में क्या है ये पता नहीं, तरह तरह की चीज़ रखी रखी है। आज इतने दिनों बाद आप इस ऑफिस में आए हैं, कैसा? अब ये सब बेकार की बात है। आई एम नॉट एट ऑल सेंटिमेंटल। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि यार ये खंडर हो गया है और नोबडी कैन हेल्प इट। किसी का इसमें कसूर नहीं है, किसी का कोई बस नहीं है। भाई हमारी पार्टी बहुत गरीब पार्टी है, कोई ऐसा सेठ भी नहीं है जो इन्हें आपको बताएं। जो इसके ओरिजिनल ओनर थे वो बहुत दरिया दिल आदमी थे। उन्होंने उनका बेटा अमेरिका चला गया था, वहाँ सेटल हो गया और वो एक ही औलाद थी उनकी। और वो जब आखिरी वक्त आया तो उन्होंने ये कहा कि भाई तुम लोग इसको ख़रीद लो, हम सस्ते दाम पे दे देंगे। तो वो सब भी नहीं हो पाया। तो वो तो बहुत मेहरबान थे हमारे, बरसों आपको बताया ना कि इतने साल आप मेरे रहते हुए मैं ख्याल को 15-20 साल तो उन्होंने हम लोगों को टॉलरेट किया, बर्दाश्त किया कि हम लोग किराया कब देते हैं नहीं देते हैं। बहुत बड़े आदमी थे। तो इस तरह नहीं, ऊपर हमारी मीटिंगें बहुत अच्छी। वो एक हमारे कॉमरेड थे रोहिणी कुमार चौबे, और उनके फैमिली भी थी, बीवी भी थी, बच्चे। तो वो ऊपर रहते भी थे, ट्रेड यूनियनिस्ट थे। फिर वो चले गए थे रायपुर, उनका घर था वहाँ। तो रोहिणी कुमार चौबे, चौबे जी लगता है यार। हाँ हाँ, ये हमारा किचन हुआ करता था। तो इसी में एक स्वामी जी थे, वो हम लोगों को खाना पका खिलाया करते थे। नहीं देखिए, आप जो कह रहे हैं उसमें बड़ा वज़न है, लेकिन ये क्या हम लोग चूँकि इतने ज़्यादा कहा जाए क्रूर हो गए हैं कि हम उतने, लेकिन ये कि अगर सेंटिमेंटल हुआ जाए तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ कहा जा सकता है। यही कहा जा सकता है भाई, जिनकी तस्वीर यहाँ लगी है वो लोग यहाँ, सुभाष मुखर्जी अभी वो बहुत ही बड़ी शख्सियत थी। अगर एज एन इंडिविजुअल, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए नौजवान, वो बता हुआ बहुत अच्छा लगता है। तो और